11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली नाम इनका है प्रियेश और ये कुंडली आई है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, विष्णु पुराण में ययाति की आयु 1000 वर्ष थी। विष्णु पुराण में राजा ययाति अपनी बात बताते हुए उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरी आयु 1000 वर्ष की है, जिसमें मैंने दुनिया के तमाम सुख सुविधाओं से अपने आप को खूब लोट पोट करके जीता रहा, पर फिर भी दिन प्रतिदिन मेरी उतनी ही आकांक्षाओं की वृद्धि होती गई, मेरा मन कभी नहीं भरा। मतलब एकमात्र जो पूर्ण है उसी के पास जाकर के व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है, और वो है साक्षात नारायण। आइए, इस वजह से कई बार कोई व्यक्ति है जो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करता है, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, गाड़ियां, बंगले, सोना, जवाहरात, हीरे, बहुत सारी स्त्रियों का उपभोग करता है, सबके साथ लोटपोट रहता है, पर फिर भी उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। वो सदैव बनी की बनी रहती हैं और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। आइए विषय पे लेके आता हूं। इनके प्रश्न हैं, घर में कलह का वातावरण है। इनके प्रश्न हैं कि आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इनके प्रश्न है कि पत्नी से मतभेद बना रहता है। इनके प्रश्न है कि माता और पिता को बीमारी रहती है। इनका प्रश्न है कि बड़ा मन बेचैन रहता है। इस तरीके के प्रश्न आम जीवन में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे इस कली काल में। इनका जन्म ज्येष्ठ माह में हुआ है, 2039 विक्रम संवत शक संवत 1905। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है, जिसको ठीक करने के लिए हमें सदैव भगवान सूर्य नारायण को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा होते शुभग्रह हैं, जो व्यक्ति को नौकरी करने वाला बना देते हैं। या तो वो प्राइवेट नौकरी करे या तो वो सरकारी नौकरी करे। वैसे इस कुंडली में जो दशम स्थान के चंद्रमा मकर राशि में बैठ करके शुक्र से उच्च के शनि, दशमेश उच्च के शुक्र दिग्बली होकर के बैठे हैं, चंद्रमा अपने भाव को देख रहे हैं, शुक्र व्यापार भाव से केंद्र में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति व्यापार करे चाहे नौकरी, पर व्यापार ज्यादा बढ़िया है। दशम स्थान के चंद्रमा आपसे ये कहते हैं कि आप खुद का व्यापार करो, आप अपने स्वयं के मालिक स्वयं ही बनिए। आगे इनका जन्म मंगलवार को होता है। मंगलवार में जन्मे हैं, इस वजह से कभी भी आलस्य नहीं होगा, प्रमादी नहीं होंगे और उत्कंठा से युक्त रहते हैं। व्यक्ति सदैव ही चीजों को प्राप्त करना चाहता है। श्रवण नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र, जिसमें यात्रा करना बड़ा शुभ होता है, दवाइयों का सेवन बड़ा शुभ होता है। कोई भी काम करने के लिए श्रवण नक्षत्र का योग बड़ा बढ़िया माना जाता है। विषकुंभ योग में जन्म हुआ, वैश्यवर्ण और देवगण के हैं। इस वजह से व्यक्ति आसानी से सबका पालन करने वाला और सबका ख्याल रखने वाला होता है। इनका पंचांग बड़ा अच्छा बना है। चंद्रमा क्योंकि शुभग्रह बने हैं, इस वजह से इनकी पंचांग की स्थिति बड़ी अच्छी बनी है। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करेगा, पर शुक्र दशम भाव को देख रहे हैं और चंद्रमा चतुर्थ स्थान पे, इस वजह से व्यक्ति में व्यापार योग लगेगा। बुध के साथ सूर्य और मंगल का एक साथ तृतीय भाव में बैठना, बुध इसी भाव में बैठे हैं, राहु भी यहीं बैठे हैं। डिग्री में बुध 0 डिग्री के, राहु 1 डिग्री के, मंगल 6 डिग्री के और सूर्य सब में ज्यादा लीड कर रहे हैं 12 डिग्री के। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लिए पंचमेश भले तृतीय भाव में बैठे हैं, इस कुंडली के लिए पंचमेश भले तृतीय भाव में बैठे हैं, पर वो इन तीनों ग्रहों से आगे हैं। और यही कारण है कि हालांकि ये जो स्थिति है वो चंद्रमा से थोड़ी कमजोर होगी। चंद्रमा से सूर्य का छठे जाना ठीक नहीं होता, व्यक्ति को रोग युक्त रखता है और वो माता पिता को भी रुग्ण में बनाता है और कई बार पत्नी को भी उनसे मतभेद लेके आता है, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है। ये सारे ग्रह सूर्य, बुध और मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। उल्टे राहु केतु के संपर्क में होने के कारण व्यक्ति के दिमाग में बस रही बातों को कमजोर करने का काम करते हैं। या कई बार आप ये समझ सकते हैं कि उसका दिमाग बेवजह की बातों पे लालायित या
परेशान होता रहता है। उसको जहां दिमाग लगाना चाहिए कई बार वो वहां दिमाग नहीं लगाता है। हालांकि सूर्य और बुध का मंगल के साथ तृतीय भाव में बैठना ऊर्जावान और मेहनती बनाने के साथ साथ छोटे भाई बहनों का सुख बड़ा व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन यहां पे इस भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं राहु मंगल, सारे ग्रह जो सूर्य हैं वो बुध और मंगल को अस्त कर दे रहे हैं। इस कारण से इस कुंडली के लग्नेश को पराक्रम करने की आवश्यकता और मेहनत, बार बार इन्होंने लिखा है कि कोई भी काम करता हूं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो भगवान इसके लिए आपकी कुंडली में शनि जिम्मेदार, तो चलो ठीक है कि वो लग्न को देख रहे हैं नीच की दृष्टि से, पर 50% जो बहुत ज्यादा मेहनत करने का बल पड़ जाता है वो इसलिए क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में मेहनत करने पे विवश करेंगे। और चूंकि मंगल मेहनत के कारक होते हैं, अस्त हैं, और चूंकि बुध मेहनत भाव के अधिपति हैं वो भी अस्त हैं, इस कारण से तो पराक्रम भाव कमजोर हुआ। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से और उसके कम्युनिकेशन पे, उसकी यात्राओं का कोई सफल योग नहीं बनता है। हालांकि वो मेहनती इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक साथ बैठे हैं तीसरे भाव में। इस कुंडली में यात्रा, ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ घूम घूम करके पैसे कमाने का भी योग लगेगा, पर अपने जन्म स्थान से दूर जाने का भी योग लगा है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान की स्थिति बहुत अच्छी बनी है क्योंकि चतुर्थेश चंद्रमा इन्हें देख रहे हैं और ये सुंदर पत्नी का योग बनाता है। पत्नी भी व्यापार करना चाहे तो कर सकती हैं या पत्नी को व्यापार से जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, नवांशा कुंडली में बुध और राहु का बैठना, सूर्य और चंद्रमा का बढ़िया बैठना, यहां शनि और मंगल आपके और आपकी पत्नी के बीच में मतभेद करता है। यहां शुक्र छठवें भाव में, अगर जो दुश्मन बन जाएंगी तो गड़बड़ी होगी, और यहां सूर्य आपके बीच में मतभेद करने का कारण बनता है। ये दो चार जो चीजें बन रही हैं ये कुंडली को कमजोर कर रही हैं। यहां पे सूर्य शत्रु के घर में, यहां पे सूर्य ठीक बैठे थे, पर यहां पे आकर के और भी वो कमजोर हो जा रहे हैं क्योंकि नीच के हो जा रहे हैं। हालांकि चंद्रमा ने सूर्य को देखा, सूर्य ने चंद्रमा को देखा, तो इस कुंडली में व्यापार ही सबसे बढ़िया है। नौकरी करेंगे तो पोसाई नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यापार करेंगे तो क्योंकि दशम स्थान और सप्तम स्थान और साथ ही साथ चतुर्थ भाव, इसके साथ साथ बुध अगर अस्त नहीं होते तो ये व्यापार और भी ज्यादा मजबूत समझ में आ सकता था। लेकिन इस कुंडली में पंचमेश तृतीय राहु केतु के संपर्क में, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। बुध भी यहां पे 3 पापक ग्रहों के मध्य में होकर के पापक ग्रह ही बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत मेहनत करता है, आरंभ में उसको कठिन समस्या से गुजर करके अंत उसका अच्छा होता है शुक्र के कारण। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का वायु तत्व की राशि में बैठना, अग्नि तत्व का लग्न बना है, अग्नि तत्व के अधिपति मंगल वायु तत्व की राशि में बैठे हैं। इस वजह से मंगल कम से कम ठीक होंगे क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि वायु तत्व में बैठे, यहां शनि जो है वो तुला राशि में बैठे हैं, उच्च के शश योग लगेगा, और यहां पे शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में शुक्र को दिग्बली बना करके व्यक्ति को मजबूती देता है। पर कर्क राशि में बैठे हैं जिससे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और आसानी से उसका कोई भी लाभ उठा लेता है। इनकी कुंडली में धन भाव कैसा है, अगर ये प्रश्न पूछते हैं ये, तो चंद्रमा तो सबसे पहले बहुत अच्छे बने हैं। धन भाव के अधिपति दिग्बली हैं, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उन्हें देख रहा है, और इस कुंडली के दशमेश और एकादशेश उच्च के हैं। नवमांश कुंडली में शनि और मंगल में से मंगल स्वग्रही, शनि इस कुंडली के योग कारक ग्रह, वो भी एक अपनी राशि, मतलब जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति वहीं बैठा, ये भी ठीक है। यहां पे चंद्रमा व्यापार योग लगा रहे हैं, सप्तम स्थान में उनके इस भाव के अधिपति द्वितीय में यहां भी व्यापार योग लगा। ये कुंडली जब तक व्यापार नहीं करेगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। दैट्स क्लियर, मतलब इतना क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद नवम स्थान में केतु बैठे हैं धनु राशि के, और इसके अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। जिस राशि में बैठे हैं इस राशि का अधिपति इनको मेहनत करने पे विवश कर रहा है, और इस कुंडली के लग्नेश के साथ अष्टमेश होकर के और नवम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठने से व्यक्ति को कम पैसों पर मेहनत करने के लिए विवश करने के साथ कई बार 2-4 बातें किसी न किसी की सुननी पड़ती हैं, या कई बार लांछन लगता है, या भाग्य का सहयोग कमजोरी से मिलता है। इस गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे बहुत अच्छी है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यय खराब नहीं है।
गुरु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे व्यक्ति को गंभीर आचरण का बना रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि शुक्र को देखने के कारण व्यक्ति की कुंडली में दाम्पत्य के साथ ठीक ठाक संबंध रख रही है। लेकिन अनुभवी बनाने के साथ साथ चूंकि 9वें भाव के अधिपति अष्टम में बैठेंगे, दोष युक्त होंगे और अष्टमेश जहां जहां देखेगा वहां वहां परेशान करेगा। इसी कारण से कई बार पत्नी के साथ मतभेद हो रहा है, क्योंकि यहां पे शुक्र जो बैठे हैं वो 27 डिग्री के हैं, ढलान पे हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं पर शनि से भी दृष्ट हैं और उनके ठीक पीछे जमघट लगा है। इस कारण से 7वें भाव का प्रतिफल कमजोर हो रहा है। क्लियर है? नवांश कुंडली में 12वें के गुरु और 12वें भाव के अधिपति लग्न में बुध और राहु एक साथ, ये परेशानी कई बार मतभेद खड़ा करती है और कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित, माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित, अपने से बड़ों के सुख सहयोग के प्रभावों को कमजोर करती है। इतनी बात। दशमांशा कुंडली में नीच के सूर्य अगर नहीं होते और ये शुक्र अगर तृतीय भाव में नहीं बैठे होते तो ये मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती। अब चुपचाप एक अपने घर में अभी आप सबसे टफ टाइम से बीत रहे हैं। 2023 के जुलाई से लेकर के 2025 के नवंबर तक, क्या कहूं 2028 तक, ये कुंडली अगले 5 वर्षों के लिए परेशानी से युक्त रहेगी। अगर हो सके तो तत्काल प्रभाव से बजरंगबली की आराधना शुरू करिए। अगर हो सके तो इस कुंडली के आधार पे त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह करा लेना चाहिए। इस कुंडली में वैसे एक बात और कह दूं तो सूर्य राहु और केतु के संपर्क में हैं, शनि राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस कारण से भी इस कुंडली में पितरों की उपासना करने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो अमावस्या को निश्चित रूप से ही अन्न का दान किया जाए। ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण की उपासना, ब्राह्मण की सेवा, सुसुरसा अगर हो सके तो। इस कुंडली में संतान पक्ष भी थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा है। इस कुंडली का रिसर्च कमजोर हो रहा है। इस कुंडली में धर्म पक्ष ठीक है क्योंकि केतु यहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को भ्रम दे रहे हैं और उसके आत्मविश्वास को और धन के आने की गति को कमजोर कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य राहु केतु के प्रभाव में आ रहे हैं तो ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का आत्मबल मजबूत बना रहता है। और चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, जिससे कम से कम व्यक्ति के काम रुकावट में नहीं आते। शनि की दृष्टि लग्नेश के तृतीय भाव में जाने से व्यक्ति को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में अंक सदैव से 4 अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र श्रवण, अनुराधा, आश्लेषा तो नहीं, मृगशिरा, और इसके साथ आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र भी बढ़िया है जो मैंने बताया। अंक इस कुंडली के लिए मैंने 4 कहा। दिशा इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वायव्य कोण में जाइए या पश्चिम दिशा में जाइए। इस कुंडली के लिए राशियां धनु और सिंह की बहुत अच्छी रहेंगी। शत्रुता कभी ना करें वृषभ, मिथुन, कन्या और मीन के साथ वृश्चिक वालों से। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए मैंने दिशा पश्चिम और वायव्य कोण कहा है और इसके साथ साथ पूरब दिशा भी बहुत अच्छा है। तत्व के आधार पे ये कुंडली यहां मकर राशि में बैठी है। मकर राशि के ऊपर से अभी 7.5 भी चल रही है और इस राशि के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, जो बहुत अच्छी बात होगी। शुक्र और चंद्रमा का केंद्र में होना, 2 शुभग्रह केंद्र में है, बाजी पलटेगी, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। कोर्ट केस कचहरी के मामले इस कुंडली को परेशान नहीं करेंगे, निर्णय आपका ही होगा। ये इतनी सारी चीजें हैं। इस कुंडली में लाजवर्त अवश्य धारण करना चाहिए या एक नीली भी धारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में नौमांश कुंडली में यहां बुध राहु के साथ बैठे हैं और शनि मंगल द्वितीय भाव में, ये कारण मैंने बताया दाम्पत्य के कमजोर होने का। और 7वें भाव में राहु केतु बैठे हैं जो पत्नी को सकी और संदेह करने वाली प्रवृत्ति का बना देते हैं। 5वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, इस वजह से संतति से धन प्राप्त होता है। संतति इस कुंडली में थोड़ी मेहनत या थोड़े से कठोरता से उसके जीवन को पटरी पर आते भी देखा जा रहा है। इतनी सारी चीजें। अब आपकी कुंडली में मैं अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। आपकी कुंडली में जो अष्टक वर्ग बना है उसके आधार पे आपका व्यवहार ठीक है, उसको और भी ज्यादा ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे सीखना तो मनुष्य की बात होती है, पर आप धन बचा नहीं पाते और धन इस कुंडली में कमजोर हो रहा है। मेहनती आप हैं, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यापार करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में धनु राशि के शहर से और सिंह राशि के शहर के साथ कुंभ राशि के शहर में जाएंगे तो फायदा होगा। यह कुंडली प्रेम बहुत अच्छा मांगती है, चाहती है और देती भी है। नौकरी और व्यापार में, नौकरी भी ठीक है, अगर प्राइवेट नौकरी भी करना चाहते हैं तो हालांकि अपना व्यापार ज्यादा बढ़िया है। आपके जीवन में आने वाली समस्या
निश्चित रूप से खत्म होगी। अष्टम भाव का बलवान होना, इस कुंडली में भाग्य का सुख कमजोर है। एकादशी का व्रत करिए, चतुर्थी का व्रत करिए, पूर्णिमा को ब्राह्मणों को अन्नदान दीजिए। इस कुंडली में कारोबार पक्ष थोड़ा कमजोर सा है, जब तक आप अपना नहीं करेंगे तब तक कमजोर रहेगा, लेकिन ये कुंडली प्राप्त बढ़िया करेगी। अभी थोड़ा सा समय गड़बड़ चल रहा है। इस कुंडली के लिए गुरु अष्टम में अगर नहीं बैठे होते तो ये कुंडली और भी ज्यादा फ्लरिश कर जाती। क्लियर है? अब बाकी के वर्ग चार्ट में मैं आपको और भी चीजें जो समझाना चाहता हूं, जैसे वर्ग चार्ट में D7 चार्ट में आता हूं, तो आपकी कुंडली में संतति देर से ना हो इसका ध्यान रखिएगा, या अगर हो तो कई बार वो विमुख होती है, कई बार उससे मतभेद होता है, या कई बार उसका प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है। बलाबल में ये कुंडली शुक्र और शनि को लेकर के बलवान है, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। गुरु की दशा थोड़ी कमजोर गई है, शनि की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा भी अच्छी जाएगी और चंद्र की दशा भी अच्छी जाएगी। होरा कुंडली के आधार पे इस कुंडली में मंगल और सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गुरु की दशा कमजोर गई है और यह निश्चित रूप से गई है। इस कुंडली के साथ साथ बुध के साथ चंद्रमा, शनि और शुक्र की दशा में थोड़ी मेहनत अंतर दशा में करनी होगी। वैसे ये कुंडली भाग्यशाली और बौद्धिक रूप से बहुत ही ज्यादा विस्तारवादी है। इतना ही नहीं, इस कुंडली का भाग्य बल अच्छा है, इस कुंडली का चरित्र अच्छा है, इस कुंडली का चिंतन अच्छा है, इस कुंडली की कैपेसिटी अच्छी है, और ये कुंडली मेहनती भी है। इतनी सारी चीजें। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना ठीक नहीं है। धन के अधिपति का चतुर्थ में आना धन योग बनाएगा। तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय में जाना मंगल के साथ मेहनत करने के लिए अच्छा होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना चतुर्थ को बलवान बनाएगा। भूमि, भवन, वाहन, दाम्पत्य, पुत्र वगैरह टूटते नहीं हैं। पंचम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना यह ठीक नहीं होता है, इस वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। छठवें भाव के अधिपति का तीसरे में जाना व्यक्ति अटक जाता है, जो पैसे वो डालता है वो अटक जाते हैं। सातवें भाव के अधिपति ठीक है अपने भाव में, और यहां भी सातवां भाव इस कुंडली का ठीक है। दाम्पत्य में पत्नी को साथ लेकर के चलिए, उनके साथ मतभेद मत करिए। अष्टम भाव का प्रभाव कमजोर है, नवम भाव का प्रभाव कमजोर है, अष्टमेश तृतीय में, इस वजह से कमजोरी। यहां पे अष्टम भाव के अधिपति भी मेहनत करवा रहे हैं, यहां पर भी अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो विपरीत स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं और व्यक्ति को हालांकि थोड़े बहुत लाभ के साथ योग देंगे शुक्र। दशम भाव के प्रभाव की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक है, एकादशवां ठीक है, 12वां कमजोर है। 12वें भाव के कारण विपरीत राजयोग बना है, जो शश योग भी बना रहा है और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बुध के कारण भी यहां पे विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि छठवें के अधिपति हैं, तीसरे में बैठे हैं। मंगल के कारण इस कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि 8वें के अधिपति हैं, तीसरे में बैठे हैं। पर सूर्य ने मंगल और बुध को अस्त करके कमजोरी की है। नवम भाव पे सूर्य, मंगल, बुध और राहु की दृष्टि व्यक्ति को भ्रमित और कई बार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का बना देती है, और कई बार उसे परेशान करने के लिए काफी होती है। इस कुंडली में आने वाली शनि की दशा अच्छी जाएगी। गांठ बांध लीजिए, शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज्यादा हो सके अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गाय की सेवा और गाय की पूजा, माता पिता की सेवा और उनका सत्कार, उनकी आराधना, उनकी आज्ञा का पालन ही होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।